हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमिक पॉइंट, जिसमें हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो बच्चों, आज का खास टॉपिक है 12th क्लास बोर्ड एग्जाम 2023-2024 और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। आज केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। तो बच्चों, केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड को उठाएंगे। तो बच्चों, पोस्टमार्टम यानी पोस्टमार्टम का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर की जांच करना, यही उसका होता है। यानी हम वहां से केमिस्ट्री के प्रश्नों को खोद खोद कर निकालेंगे। जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों की दिमाग की नसों को हिला देते हैं और बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए। बोर्ड एग्जाम में अक्सर खास तौर से कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं जिन्हें रीजनिंग क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग इस सीरीज, ये पूरी सीरीज चलेगी आगे लंबे समय तक, जब तक आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाता बच्चों। तो इसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चनों का समावेश करूंगा, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को लेते हुए, न्यूमेरिकल को लेते हुए और कुछ रिएक्शन को लेते हुए, यानी सभी प्रकार के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो आप लगे रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए और कॉपी कलम उठा लीजिए और आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए। तो बच्चों देखिए, आज के इस पहले लेक्चर नंबर 1 में आपके लिए 5 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। इसके आगे भी आपको मिलेगा। फिलहाल हम इस 5 क्वेश्चनों पर डिटेल से बात करेंगे बच्चों। तो ये क्या है क्वेश्चन, देखिए। तो बच्चों, 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पेचीदे हैं। एनसीईआरटी बेस से ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल को भाप आसवन द्वारा अलग अलग करने की प्रक्रिया में कौन सा समावयवी भाप वाष्पशील होगा और क्यों। तो बच्चों, इसको हमको बताना है बच्चों कि इस तरीके से ये क्या होगा। तो बच्चों देखिए, यानी कहने का मतलब यह है कि एक आपके पास आर्थोनाइट्रोफिनॉल है और दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल, और इन दोनों को जब हम अलग अलग करते हैं तो कौन सा वेपराइज होके उड़ जाएगा, यानी वेपराइज होके बाष्पित होकर आसानी से अलग हो सकता है, सेपरेट होकर, और कौन सा नहीं हो सकता, वो आपको इसमें बताना है क्वेश्चन में बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, मेथॉक्सीमेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक अधिक हो जाता है, क्यों। ये इसका आपको रीजन देना है, सब रीजन वाला क्वेश्चन बच्चों। तीसरा प्रश्न है आपका, द्वितीयक यानी 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण ईथरों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त यानी सुटेबल विधि नहीं है, प्रोसेस नहीं है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों, चौथा प्रश्न आपका कहता है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट कम होता है, क्यों। और बच्चों, पांचवा प्रश्न है, एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होती है, क्यों। तो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन है। पहले आप इन 5 क्वेश्चनों को नोट कर लें, फिर हम एक एक क्वेश्चन को बारीक से देखेंगे। मुझे मिटाना भी पड़ेगा हो सकता है, इसलिए आप नोट करें पहले। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए, मैं बाकी क्वेश्चनों को मिटा देता हूं, लगभग मान के चलिए 2 क्वेश्चन, थोड़ा जगह हो जाएगा। अब हम इन 3 क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करेंगे बच्चों यहीं पर। तो मैं इसको समझाता हूं और कैसे लिखेंगे वो आपको समझाता हूं। तो बच्चों देखिए, आर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारे पास एक ये निकल कर आता है ऐसे, और बच्चों ये है आपका फिनॉल ग्रुप, और ओ। तो बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ एक ये हमारे पास है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा हमारे पास है पैरानाइट्रोफिनॉल बच्चों। ये हमारे पास है पैरानाइट्रो, यहां पर हम लोग NO2 जोड़ेंगे तो इसको पैरानाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब बच्चों, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों को भाप आसवन द्वारा
जो है अगर इनको अलग अलग किया जाए, करने की प्रक्रिया हो, तो उसमें कौन सा समावयवी आइसोमर, ये दो आइसोमर हो गए नाइट्रोफिनॉल के, दो आइसोमर हो गए, एक आर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो कौन सा भापशील होगा, भाप जो है कौन सा समावयवी भाप वाष्पशील होगा, यानी वेपर बन के आसानी से अलग हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले जान ले कि हाइड्रोजन बंध होता है, आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, शॉर्टकट में लिख देता हूं इसको बच्चों, हिंदी में बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं इसे लिख देता हूं। और जो बच्चों दूसरा है वो है इंट्रा, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों इसको बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों ये दो प्रकार का होता है। अंतरा अणुक जो होता है, अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो उसके दो मॉलिक्यूल के बीच में, यानी दो अणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कहेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और बच्चों अंतः अणुक क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के जो है कि दो समूहों के बीच में, यानी एक ही मॉलिक्यूल, एक ही अणु में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। बच्चों इन दोनों में फर्क क्या होता है कि अगर ये बन जाएगा तो सामान्य अवस्था से गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। यानी आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा और इसमें बॉइलिंग पॉइंट बच्चों घट जाता है, इसमें सामान्य रूप से गलनांक क्वथनांक कम हो जाते हैं। तो यही चीज बच्चों इसमें होता है। यहाँ पे देखिए इसके ऑक्सीजन के साथ ये जो है बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड है बच्चों ये आपका हो जाएगा, हिंदी में लिख दूं तो अंतः अणुक हो जाएगा, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो जाएगा बच्चों। जबकि बच्चों इसमें क्या होता है कि इसके कई अणु आपस में जो है आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये बनाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर ए ऐसे, और बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा और HO, और एक और ले सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा HO। तो बच्चों इनके बीच में देखिए जो बॉन्ड बन रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, इस बॉन्ड को ही हम लोग बोल रहे हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों इसमें पैरानाइट्रोफिनॉल में इस तरीके से अणु आपस में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ते चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये संगुणित हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी गलनांक क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसको आसानी से वेपराइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये वाला आइसोमर जो है वो भापशील नहीं होगा, भापशील नहीं होगा। जबकि ये वाला क्या है, इसके गलनांक क्वथनांक घट जाएंगे क्योंकि इसमें ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए इसको आसानी से भाप वाष्पशील द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। बस यही आपको लिखना है, हो गया इस प्रश्न का उत्तर आसाम से। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड की इसमें बात बन रही है, इसी तरीके से सीरीज में ये बनेगा इसमें और इसमें ये बनेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है बच्चों, इसको नोट कर लें, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं PDF फाइल भी उपलब्ध करा दूंगा आप लोग के लिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल समझा रहा हूँ, आपको लिखना इतना ही बच्चों कि इसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते हैं, इनके अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण इसको भाप वाष्पशील द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी इसको आसानी से इन दोनों सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों। जबकि ये क्या होगा, इसका गलनांक क्वथनांक कम हो जाएगा और इसका आसानी से इसको अलग कर सकते। बस इतना ही लिखना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है कि मेथॉक्सीमेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है बच्चों? तो यहां पर देखिए हमारे पास CH3COCH3, तो बच्चों ये आपका मेथॉक्सीमेथेन है, कॉमन नेम अगर इसका लिखें तो डाईमेथिल ईथर, और वहीं पर आपका एथेनॉल दिया हुआ है CH3CH2OH, इस तरीके से बच्चों। तो बच्चों यहां पर देखिए एथिल एल्कोहल इसको बोलते हैं कॉमन में एथिल एल्कोहल। तो बच्चों होता क्या है कि यहां पर देखिए इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सीधे नहीं जुड़ा है डायरेक्ट, यानी इसमें ऑक्सीजन से सीधे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, जबकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा है। तो बच्चों हम यूं कहें कि ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ये किसी भी कंडीशन से अगर इसे बना रहा है तो इसमें जो है कि अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं बन पाते। तो बच्चों इसमें बन जाता है। इसमें देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये HO और यहाँ पर C2H5 ये मैंने लिख दिया। इसी तरीके से HO और C2H5 ये लिख दिया, HO और C2H5 ये लिख दिया, एथिल एल्कोहल। तो ये आपस में मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हुआ बच्चों? ये हुआ आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके कारण इसका क्या होगा, जब भी आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसके गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ जाते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। जबकि इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे आप लिख सकते हैं नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसका इसमें पाया जाएगा तो इसका बढ़ जाएगा और इसका नहीं बढ़ेगा। ये बात क्लियर है? तो बच्चों अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर ये कह रहा है कि द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण करने पर, बच्चों सबसे पहले तो हम एल्कोहल का निर्जलीकरण समझते हैं कि क्या होता है, तब इस प्रश्न को आगे हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है आपका लिया गया है 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री की बात करें बच्चों, जैसे हमारे पास है C2H5, मैं पूरा लिख दूं, CH3CH2OH, और बच्चों इसको कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, टेम्परेचर लगभग 117 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, या इससे हाई टेम्परेचर रखते हैं, थोड़ा कम। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर इसका अमाउंट कम है तो उस कंडीशन में देखिए ये एल्कीन देता है, क्योंकि यहाँ से OH इससे निकल जाएगा और इससे KH निकल जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये देगा एल्कीन। अगर बच्चों इसकी मात्रा मैक्सिमम ले लिया जाए, इसकी मात्रा अगर एक्सेस लिया जाए तो यही प्रोसेस में ये क्या बन जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके ये ईथर बना लेंगे बच्चों, ईथर बना लेंगे। परंतु बच्चों जो 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है वहां पर क्या होता है कि जो ईथर होता है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, यानी कम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और हमें ज्यादा बनाना है इसीलिए जो है कि ये नहीं बन पाता, ये आपका नहीं बन पाता। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये आपके पास है CH3CH और CH3, तो बच्चों ये है आपका OH, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर हम जब कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं और 413 केल्विन टेम्परेचर अगर ले रहे हैं, तो बच्चों होता क्या है कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से कहीं से आपका जो है एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमारा ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बच्चों इसी के साथ साथ जैसे अगर 2 मोल लें तो यहाँ पर देखिए प्लस एक प्रोडक्ट और बनता है, ये होता है CH3CH
और CH3। अगर ये दो को मिलाया जाए तो 2 से OH2 निकल जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ CH3। बहुत बच्चे इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। CH3 अगर इसका 1 मोल और लिया जाए तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो है CH3 और CH3। तो यहाँ से देखिए अगर मैं निकाल दूँ वाटर तो ये जुड़ जाएगा और इस कंडीशन में ये ईथर बना लेगा बच्चों, ये आपका ईथर बना लेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाई आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ईथर। तो बच्चों इसमें होता क्या है, और यहां पर देखिए प्रोपिलीन है, प्रोपिलीन। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है, यानी ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट। वहीं पर यह जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है, माइनर प्रोडक्ट, यानी ये कम मात्रा में बनता है बच्चों, ये कम मात्रा में बनता है। इसीलिए इस विधि का हम लोग ईथर के निर्माण में यूज नहीं करते हैं, यानी इससे नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत लेस बनता है अमाउंट में, ये बनता है एल्कीन। इसलिए हमको एल्कीन बनाना होता है बल्कि, तो हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें आपको यही लिखना है बच्चों कि ये बहुत कम मात्रा में बनता है और ये ज्यादा मात्रा में बनता है, यानी ज्यादातर इससे सुटेबल एल्कीन बनाना होगा। तो बच्चों ये आपके 3 प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न चौथे में हम लोग बात करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। चौथा प्रश्न बच्चों ये था, मैंने मिटा दिया है, आपने नोट किया होगा। चौथा प्रश्न ये है कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है एक तरफ आपके पास, ये, और इसमें एक Cl जोड़ दिया जाए बच्चों, और एक तरफ आपके पास क्लोरोबेंजीन है, एक तरफ आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इस तरीके से बच्चों। देखें थोड़ा इसमें स्याही हम डाल लें। हाँ बच्चों, तो बच्चों देखिए इसमें ये कह रहा है कि इसका जो है डाइपोल मोमेंट, यानी उसमें कह रहा है कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुवाघूर्ण कम होता है, यानी इसका जो है द्विध्रुवाघूर्ण कम होगा, और इसका जो द्विध्रुवाघूर्ण है बच्चों, द्विध्रुवाघूर्ण इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। यही आपको बताना है ये कम क्यों होगा। तो बच्चों इस प्रश्न को हम लोग 2-3 तरीके से दे सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका इसका बता रहा हूं। देखिए क्या है बच्चों, यहां पर देखिए जो CCl बॉन्ड है वो प्योर सिंगल है, प्योर सिंगल है, ठीक है बच्चों। परंतु बच्चों यहां पर जो CCl बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये CCl बॉन्ड एक्चुअल में क्या है कि बच्चों ये क्लोरोबेंजीन है और अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अनुनाद का मतलब ये आप देखिए, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो बच्चों ये आपका Cl है और ये बॉन्ड इस तरीके से, हम गोले को ऐसे भी बना सकते हैं, और ये 2, 2, 4, 2, 6 इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ उखड़ करके आएगा और आगे रिजोनेंस प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड आ गया। Cl अपना चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगाया है इसलिए प्लस हो जाएगा, बाकी यहीं होंगे, और ये ऐसे होगा। अब बच्चों ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, ये आपने पढ़ा है कई बार। और इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से देखिए, अब ये बॉन्ड यहाँ आ चुका है, ये बॉन्ड देखिए सॉरी यहाँ आ चुका है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया है और ये बॉन्ड यहाँ है, और डबल बॉन्ड इस पर है, प्लस लगा हुआ है, ये ऐसे है। अब बच्चों देखिए ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और आगे रिजोनेंस प्रोसेस चालू हो जाएगा, और ये आपका इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा Cl प्लस,
और इस तरीके से। अगर बच्चों आगे इसको लिया जाए तो यहाँ आएगा, फिर से यहाँ चला जाएगा और अपना मूल रूप से प्राप्त हो जाएगा वही चीज़। बस इसमें क्या हो गया, बॉन्ड रोटेट हो गया, बॉन्ड रोटेट हो गया। ये देखिए इसका लोन पेयर फिर से चला गया, प्लस चार्ज खत्म हो गया। तो बच्चों ये है इसका रिजोनेंस अनुनाद जिसे हम लोग बोलते हैं। बच्चों अगर बात करें तो ये जो बॉन्ड है पूरे सर्किल में घुमा है, यानी इसका रिजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से शो किया जाता है, इसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है बच्चों। इसका मतलब होता है कि बॉन्ड रोटेट किया है। इसी प्रकार से बच्चों देखिए इसमें एक तो बॉन्ड Cl जो था वो था और एक हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं आंशिक द्विबंध लक्षण, इसको बोलते हैं आंशिक द्विबंध लक्षण, यानी इंग्लिश में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको बोला जाता है। तो बच्चों इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसमें जो है ये प्योर सिंगल ना होकर के ये द्विबंध लक्षण की तरफ व्यवहार करता है। और आपको पता है कि अगर हम एक सिंगल बॉन्ड की बात करें और एक हम डबल बॉन्ड की बात करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ, यानी इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसकी 1.34 या कुछ होकर के होती है। यानी इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों, कम होती है, 3-4 लगभग समथिंग होता है, एक्यूरेट नहीं ध्यान आ रहा है, तो इसकी कम होती है बच्चों। देखिए ये कम है और ये ज़्यादा है। तो बस आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें आंशिक, आपको लिखना कैसे परीक्षा में, आप लिखेंगे कि अनुनाद के कारण इसमें आंशिक द्विबंध लक्षण पाया जाता है, जिसके कारण ये द्विबंध लक्षण के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है बच्चों, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट, म्यू बराबर होता है Q/D, हमने कक्षा 11 में पढ़ा। तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पर, और दूसरी बात जो है कि इनके आवेश के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर दूरी कम होगी तो ये भी कम होगा, दूरी ज़्यादा होगी तो ये भी ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ घट गई है तो ये जो है आपका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट वो कम होता है, और जबकि इसका डाइपोल मोमेंट आपका क्या है, ज़्यादा होगा। तो बच्चों इसमें यही आपको लिखना है, आंशिक द्विबंध लक्षण के कारण जो है इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और जो है इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, जबकि इसका ज़्यादा होता है। इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी दे सकते हैं, यानी संकरण के द्वारा भी दे सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है संकरण से, बस इससे आप बता सकते हैं, बहुत है। एक क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इसको एक सरसरी से नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट, यानी ये चौथा प्रश्न था, अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये नोट हो गया होगा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चों जो अंतिम प्रश्न है वो कह रहा है एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन का मतलब क्या होता है बच्चों कि CH3 और NH2, यानी हम यूं कहें सामान्य सूत्र में RNH2 ये। और बच्चों एरोमेटिक एमीन का मतलब कोई रिंग होगी हमारे पास ऐसे, और यहाँ NH2 जुड़ा होगा, इसका नाम एनिलीन होता है, एनिलीन। ये एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन। और ये हमारे पास बच्चों जो होता है वो है एलिफेटिक, एलिफेटिक एमीन। तो बच्चों बहुत आसान है, इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो जो बेस है वो क्षार है, वो किस बेस से है, तो आपको जल्दी से हम ये बता दें कि NH3 जो अमोनिया है वो क्षार होता है, ये आपका बेस है, बेस है। तो बच्चों ये लोन पेयर की वजह से बेस है, यानी इस पे लुईस एसिड कंसेप्ट लगता है बच्चों, लुईस कंसेप्ट लगता है। लुईस कंसेप्ट के अनुसार ये जो है बेस होता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना जो है कि जली विलयन में किसी को बंद बनाने के लिए उपलब्ध कराता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी वजह से ही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो बच्चों इसकी वजह से अगर ये क्षार है, अब यहाँ पे देखिए अगर
NH3 है और इसमें से मैं एक H हटा दूं और एक CH3 जोड़ दूं, एक CH3 जोड़ दूं इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा CH3NH2, जिसे हम लोग कहेंगे मेथिल एमीन, मेथिल एमीन कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये भी बेस होता है और ये भी बेस होता है, परंतु ये ज़्यादा बेस होता है। अगर हम बेस की बात करें तो ये बेसिक कैरेक्टर में ये ज़्यादा होता है, जबकि ये थोड़ा कम हो जाएगा, मगर होते दोनों बेस हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अगर बढ़ेगा तो बच्चों क्षारीय प्रकृति बढ़ जाएगी, क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, इसका मतलब कि इसमें जो लोन पेयर है वो बढ़ रहा है। अब बढ़ किस लिए रहा है, तो बच्चों बढ़ता ये है कि यहाँ पर जो ये एल्किल समूह हैं, एल्किल समूह हैं, एल्किल ग्रुप जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। अब बच्चों मेरी 11 की वीडियो में आप प्लस आई इफेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा रखा है। जिनको विस्तृत जानकारी चाहिए वो मेरी 11 की वीडियो में इसमें पढ़ सकते हैं। तो बच्चों प्लस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। मैं आपको बस सिंपली बताता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है तो इसकी क्षारीयता भी बढ़ जाती है। तो बच्चों कुछ इसमें ऐसा हो रहा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये है डीलोकलाइज। अब बच्चों इसका सिंपली है कि ये रिजोनेंस करता है। अब बच्चों अभी अभी मैंने आपको रिजोनेंस पूरा बताया था, तो पूरा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए NH2 ये है, तो बच्चों ये यहाँ पर चला आएगा, ये यहाँ पर चला आएगा, जिसके कारण आगे की प्रोसेस में देखिए कि आपको नज़र क्या आ रहा है कि जब इसका लोन पेयर यानी ये हो जाएगा N और इसका लोन पेयर गया तो ये हो जाएगा प्लस, और बच्चों ये बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पर। अब आगे तो प्रोसेस चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि प्लस चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की बजाय घट गया और प्लस चार्ज आ गया। इसीलिए बच्चों ये क्या होगा कि यह जो है इसकी क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगी, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो आप सीधे सीधे बस लिख सकते हैं कि इसमें अनुनाद के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, और जिस कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व करने के कारण इसकी क्षारीय प्रकृति जो है वो कम हो जाती है। आप इसमें ये दे सकते हैं, बस इतना ही आपको लिख देना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुनाद के कारण कम हो जाता है, जबकि इसमें प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी क्षारीयता ज़्यादा हो जाती है और इसकी कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, इसका एक अलग से टॉपिक मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिसिटी ऑफ एमीन, तो मैं इसके लिए आपको दूंगा या इसी में आगे भी आपको मिलेगा। तो बच्चों ये फिलहाल केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम हुआ और इसमें एनसीईआरटी के ये बेस क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ये प्योर एनसीईआरटी में आए हुए हैं और जो कि ये परीक्षा में आने के चांस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चे बार बार कहते हैं कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो बच्चों केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम में हम लोग लगातार इसी तरीके से नए नए प्रश्न पर देखेंगे, इसलिए ये पूरी की पूरी सीरीज आप लोग के लिए है। जो बच्चे नए हैं वो बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिले, और जो बच्चे हैं इसको बराबर देख रहे हैं वो जान रहे हैं क्या है, तो बच्चे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट्स करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है और आपको कितना समझ में आ रहा है बच्चों। और बच्चों एक खास बात कि ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, उसी तरीके से मेरा एक चैनल और है जो है फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर, फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर। तो बच्चों इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप 11th 12th की फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। अभी आपको जो वीडियो नहीं मिल पा रही थी केमिस्ट्री की, वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स की क्लासेस में मैं यहाँ पर फिजिक्स के वीडियो बना रहा था। तो फिजिक्स की वीडियो भी चल रही है और केमिस्ट्री की वीडियो भी चल रही है, दोनों चैनल मेरे ही हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक आप देख लें और उसको जो है सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को भी, ताकि आपको फिजिक्स भी पढ़ने को बराबर मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले केमिस्ट्री के पोस्टमार्टम में हम लोग कुछ नया खुलासा करेंगे इन पर खास प्रश्नों पर। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।